समझ में नहीं आ रहा क्या करें नहीं करें। अरे प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? कैसी हो मनीता तुम? हम तो ठीक हैं। बड़ी परेशान दिखाई पड़ रही हो तुम। अरे ऐसा है ना, जो वो मेरा छोटा भाई है ना। हाँ हाँ, सुमन। नहीं, उससे भी छोटा। अच्छा अच्छा, वो विशाल विशाल। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया उसको? हुआ कुछ नहीं भैया, जानते हैं हाँ। वो ना बहुत ज्यादा कभी बोलते हैं ये पढ़ेंगे, कभी बोलता है वो पढ़ेंगे, और तो और वो अपने स्कूल के शिक्षक को भी परेशान करके रखा है। अच्छा है, बचपना है उसका, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की कैसी बात नहीं, हम तो परेशान बैठे हैं। और तो और जानते हैं, हम जो गए थे वहाँ स्कूल में, हाँ, तो हाँ। शिक्षक से पूछे भी अच्छा। जो ये शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, तो इनके बारे में कुछ पता चले तबे तो भाई को शिक्षा में रुचिकर दिलवाएंगे, है अरे ना? मान्यता, सरकार ने बहुत सारी शैक्षणिक योजनाएं चला रखी हैं। क्या आपको हाँ। जानकारी है? अरे हमको तो कोई जानकारी नहीं है, तो विस्तार। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति हैं जो अच्छा। उनको पूरी जानकारी है। अरे वो कौन है भैया? अरे नहीं जानती हो? नहीं। वो बिहार शिक्षा परियोजना के अच्छा। राज्य साधन सेवी श्री धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं। अच्छा, तब हाँ। तो बहुत अच्छा जानकारी मिल जाएगी। अरे बिल्कुल जानकारी तो मिल जाएगी। विस्तारित रूप से बताएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। अच्छा, हाँ। तब तो हमें उनसे मिलना चाहिए। बिल्कुल। अरे उनका नाम तो बताइए क्या है? और कौन उनका है? नाम है धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। अच्छा। हाँ। तो वो क्या है? वो है राज्य साधन सेवी। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा बात है। ऐसा करिए ना, हाँ। आप उनको लेकर के यहाँ 2 मिनट रुकिए, हम आते हैं अपने घर में बाबूजी को खाना दे करके। अच्छा, ठीक है, अच्छा, बस हाँ। 2 मिनट रुकिए, हम आते हैं, उनको ले करके आइएगा। हाँ, हाँ। ठीक है, हाँ, हम हाँ। जल्दी आते हैं। जाओ जल्दी जाओ मान्यता। हाँ सर, वो है मान्यता है, आने वाली है। उसको उसके भाई के लिए बहुत समस्या है शिक्षा के संबंधित। अच्छा अच्छा। हाँ अरे क्या मान्यता, अरे, प्रणाम, एकदम प्रणाम गई सर। तो गई अच्छा, रह यही गई। है धर्मेंद्र हाँ, सर धर्मेंद्र जी? कुमार गुप्ता जी यही है। अच्छा, प्रणाम अच्छा, सर। जी। सर जानते हैं, हम ना अपने बच्चे स्कूल में, मेरे भाई छोटा भाई पढ़ता है, तो वो ना अलग अलग तरह से बोलते हैं। कभी बोलते हैं ये पढ़ेंगे, कभी बोलते हैं वो पढ़ेंगे, और जो स्कूल में जो शिक्षक है उनको भी परेशान करके रखे हैं। तो हम इसके बारे में तो सर से पूछे भी, जो सर जो सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न शिक्षा नीति के बारे में कुछ जानकारी मिले, तो वो जो है योजना के बारे में जानकारी तो नहीं मिली उन्हें। अगर जानकारी पता चले तभी तो बच्चे को कुछ रुचिगत बैठाएंगे ना। तो सर हम आपसे बस ये जानना चाहेंगे, जो सरकार द्वारा संचालित किए गए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम, सर इनके अंदर क्या क्या आते हैं और ये है क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा तो रुको, पहले अपने गांव घर के दर्शकों को सर का पूरा परिचय तो देने दो। अच्छा, जी जी, हाँ, बिल्कुल पहले सर। आते ही एकदम ये है वो करने लगी। ठीक नहीं, है नहीं, मान्यता सर, का- सर बोलेंगे हमारे गांव घर के दर्शकों को सर अपना पहले परिचय दीजिए और उसके बाद इसकी समस्या का समाधान। समाधान कीजिए, बिल्कुल। देखिए, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, मैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में कार्यरत हूँ। और अभी जो मान्यता का प्रश्न है ये हुआ कि हमारे भाई जाते हैं विद्यालय में पढ़ने, उनको समझ में कैसे पढ़े, क्या पढ़ाई हो रही है, उसका जब फीडबैक लेती हैं तो इनको पता ही नहीं चल पाता। जी जी। तो ये बिल्कुल जानने की बात है कि विद्यालय में बच्चे जब जाते हैं तो उनके लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। उस सुविधा के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जी जी। इसमें कुछ बच्चे क्या होते हैं, देर से स्कूल जाते हैं, यानी उनको देर से स्कूल जाने का मतलब 6 साल के बच्चों को यदि क्लास 1 में जाना चाहिए था तो गए नहीं। अच्छा। अब कब जा रहे हैं? तो 8 जा रहे साल, 10 हाँ, साल। 8 साल 10 साल के बाद जा रहे हैं। तो पहला दूसरे क्लास की पढ़ाई तो उनकी छूट गई। उसको पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, ताकि बच्चे को जो छूटा हुआ कोर्स है वो भी पूरा हो जाए। जी वो कैसे सर? वो बता रहे हैं, जब ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और जब स्कूल जाने की इच्छा जागृत होती है या गांव वाले बताते हैं कि अब स्कूल जाना जरूरी है। अभी तो क्या है कि शिक्षा के बारे में इतना आप समझ लीजिए कि चारों तरफ लोग जागरूक हो गए हैं कि बिना पढ़े अब यहाँ कुछ मिलने वाला है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल और सही और से। पढ़ाई के लिए अब चाहते हैं, जब उनका उम्र निकल जाता है तब चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें। जैसे बोल रही ना मान्यता कि मेरा भाई है छोटा, 12 साल का हो गया, अभी दूसरे क्लास पढ़ा हुआ है।
तो और इसका ये उससे छोटा भाई 10 साल का है और अब वो भी स्कूल नहीं गया। तो अब उसको यदि स्कूल में जाएगा तो स्कूल में क्या है कि सभी बच्चों को आयु अनुरूप कक्षा की दक्षता मिलनी चाहिए। और इसके हिसाब से क्या होता है ना कि जब बच्चा पहला क्लास का दक्षता ले लेगा तभी दूसरे क्लास को पढ़ पाएगा, तभी तीसरे को पढ़ पाएगा। लेकिन है क्या कि यदि उसको पहला क्लास में बैठा देंगे तो पहला क्लास के बच्चों के साथ तो समायोजित नहीं हो पाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ हाँ हो रहा है, हाँ, तो इसीलिए उसको विशेष प्रशिक्षण दे करके उस योग्य बनाया जाता है कि वहाँ तक की पढ़ाई वो पूरी कर ले। अब उसको 5वीं तक की दक्षता होगी, फिर 5वीं से अपना मुख्य रूप से सभी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेगा। इसके अलावे भी सरकार की यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं। आप जान रहे हैं शिक्षा जो है ना व्यक्ति का देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। सर बहुत सारी योजनाएं हाँ हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन सारे वो करानी थोड़ी है ना सर। हाँ हाँ, अब आपको बता दे हाँ। कि जितनी योजनाएं अलग अलग चल रही थी ना, हाँ। तो सरकार सोचती है कि कैसे हम बेहतर ढंग से लोगों को शिक्षा उपलब्ध करा डेवलप दें। करें। हाँ, इसी को ध्यान में रख करके क्या हुआ ना कि जितनी तरह की योजनाएं पहले से चल रही थी सबको समायोजित करके एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। अच्छा, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको आप लोग ये सुनते क्या होंगे, है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सुनते हैं उसी का हिंदी नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अच्छा, अच्छा। और इसके अंतर्गत क्या हुआ ना 2020 जो तैयार हुआ उसमें ये क्या गया, पहले की जो सरकार की योजना चल रही थी वो सारी योजनाओं को एक साथ समायोजित कर लिया गया। अच्छा। और उसमें जैसे सर्व शिक्षा अभियान का आप नाम सुन रहे हैं, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, समग्र शिक्षा की बात थी, सबको एक साथ एकीकृत करके एक ही शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष से 18 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो सर इसमें एक ये भी फॉर्मूला आता है 5+3+3+4, ये क्या हाँ है? हाँ हाँ, ठीक है, मान्यता को मालूम है, एकदम- कार्य एकदम नहीं मालूम है। बहुत राष्ट्रीय शिक्षा पढ़ी लिखी नीति लड़की में है ना। है 5+3+3+4। इसका मतलब हो कि 5 साल तक हमको प्री प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा प्राप्त प्री करना है। प्राइमरी शिक्षा। तो प्री अच्छा। प्राइमरी शिक्षा कैसे हुआ, तो 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी का जो होता है प्री प्राइमरी यानी पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर के उसको क्लास 1 और 2 तक की दक्षता उसको देनी होती है। 5 साल का। हाँ, अब क्या है कि 3 साल तक आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आप लोग सुने हैं ना। हाँ, 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 आंगनबाड़ी तो सुने 3 हुए साल हैं। तक बच्चा जो है आंगनबाड़ी केंद्र में जाता है, ठीक अच्छा, है। और आंगनबाड़ी। 3 साल के बाद क्लास 1 और 2 में बच्चों को पढ़ाया जाता है। मतलब आंगनबाड़ी पढ़ने के बाद एक क्लास हाँ दो क्लास हाँ पढ़ाया हाँ जाता है। हाँ, अच्छा। तो उसको 5 साल एक साथ जोड़ दिया गया कि 3 साल पहले बच्चा क्या करता था कि 1 में गया, 2 में गया, 3 में गया और उसको स्कूल जाने में मन नहीं लगता जी, था। तो ये सरकार सोची कि क्या है कि बच्चा खेलने में मन लगता है, तो आंगनबाड़ी में क्या है 3 साल तक बच्चा खूब खेलो, जैसे खेलना खेलने खुलने की सुविधा होती है, लेकिन अब इधर उधर नहीं खेलना है, जाकर के विद्यालय में खेलना है। हाँ, आंगनबाड़ी उसी केंद्र कैंपस पर, में मतलब, हाँ हाँ। कैंपस में, हाँ। स्कूल के कैंपस में ही, स्कूल के पहले जी जी। माने क्लास 1 से पहले की जो कक्षा होती है उसमें 3 से खेलना 6 साल है, को खेल कूद करके पढ़ाई बच्चे करना। मिट्टी से कुछ बना रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। फिर 1 और 2 की दक्षता दी जाती है। 1 और 2 के लिए उसको FLN कहते हैं, ठीक है ना, FLN। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बेसिक मूलभूत जो है संख्यात्मक से ज्ञान उनको दी जाती है, ठीक है ना। जी। तो उसको क्या है ना कि ज्ञान दिया जाता है कि अक्षर कैसे पढ़े, संख्या कैसे पहचाने, सब के दिया जाता है। ये 5 साल हुआ ना भाई, 3 साल से 8 साल तक, 3 साल तो रह गया आंगनबाड़ी में, 1 और 2 साल रह गया पहला दूसरा का, 5 जी, साल हो गया। जी। फिर 3 जो हुआ तो इसका तो बैठेगा तो नहीं, तीसरा चौथा पांचवा 3 साल की पढ़ाई होगी। अच्छा। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन जिसको कहते हैं प्राथमिक कक्षा की दक्षता उसको दे दी जाएगी, वहाँ उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी 5वीं तक की दक्षता, ठीक है। इसमें क्या होगा, धीरे से बच्चों को अब सब्जेक्ट की तरफ लाया जाएगा, विषय की तरफ लाया जाएगा। फिर इसके बाद फिर 3 होता है, तो फिर होता है 6, 7, 8 कक्षा 6, 7, 8 के लिए फिर 3 साल हो गया। तो 6, 7, 8 के लिए कक्षा 8 में बच्चे जो भी विषय लेना चाहे लेकर के सब विषय में बच्चे पढ़ सकते हैं। वोकेशनल की भी पढ़ाई होती है, लेकिन एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखने की बात है, 5 तक अब किसी भाषा का प्रतिबंध नहीं है। पहले था ना कि अंग्रेजी से लोग को डर लगता था, हाँ, अब है कि अंग्रेजी स्वतंत्र है, चाहे तो पढ़े, नहीं तो अंग्रेजी कोई पढ़ना जरूरी नहीं ये है। तो जो बहुत स्थानीय तो- भाषा है, स्थानीय भाषा में पढ़ाई करने की व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है, अच्छा। ठीक ये ना। तो बहुत बड़ी और फिर बात है। ये जब 8 तक की दक्षता हो, 8 तक का शिक्षा प्राप्त कर लेता है, तो फिर जो 4 साल की बात हुई तो वो हुआ माध्यमिक का, कक्षा 9, 10, 11, 12। अच्छा 10+2। 10+2 पहले था, अब अच्छा। 10+2 का पैटर्न खत्म हो गया। अच्छा। अब उसी को बदल करके हो गया 5+3+3+4। अच्छा यानी 5+3+3+4। 4। अच्छा। तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आयु से यदि बात करें, बच्चे की उम्र की बात करें, तो जी। 3 साल से 18 साल तक के बच्चे के लिए और प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की स्कूली शिक्षा देने की योजना
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई है। वाह, ये तो ठीक बहुत है, अच्छा उद्देश्य। हाँ सर, बहुत ये अच्छा तो है। आप उन्हें बहुत अच्छा उद्देश्य है, उनको हम्म, स्कूल जाना है और ये इतने तक पढ़ाई करना। हम ये जानना चाहेंगे जिन बच्चों के लिए स्कूल दूरी है उसके लिए सरकार मतलब क्या कर रही है? हाँ, स्कूल बना देखिए रही है या फिर बिल्कुल, ये पहले भी आपके यहाँ था, ये स्थिति शुरू से है जी। कि जो भी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो बना हमारे यहाँ, उसमें भी ये किया गया कि सभी बच्चों तक स्कूल की पहुँच सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी कि स्कूल सब बच्चे तक रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर के दायरे में यानी दूरी तक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहे जहाँ के प्राथमिक विद्यालय नहीं है। और भी नियम बना क्या कि कम से कम वहाँ 40 बच्चा होना चाहिए ना। जी, बिल्कुल। तो 40 बच्चे यदि हैं और 1 किलोमीटर में कोई दूसरा स्कूल नहीं है तो वहाँ पर विद्यालय प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सरकार को करनी होती है। और प्राथमिक विद्यालय स्थापित हो जाएगा, बच्चे वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे। वहाँ सरकार की तरफ से शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी, स्कूल भवन की व्यवस्था की जाएगी, फर्नीचर्स की व्यवस्था की जाएगी, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाती हैं। अब इसके बाद यदि वो बच्चा आगे बढ़ेगा तो फिर और बड़ा दायरा होगा। मान ली बड़ा बच्चा है तो 3 किलोमीटर के दायरे में जो होता है मध्य विद्यालय की स्थापना की जाती है। अच्छा, ठीक है, मतलब कि जो है 6, 7, 8 तक की 6, पढ़ाई 7, 8 होता पे है। हो गया। हाँ, जैसे अगर ये जो है 1 किलोमीटर के बाद प्राइमरी स्कूल हो गया हाँ, और फिर 1 किलोमीटर के अंदर में, 1 किलोमीटर बाद में, 1 किलोमीटर अंदर में। अच्छा, हाँ। और 3 किलोमीटर के अंदर में हाँ, मध्य माध्यमिक विद्यालय। स्कूल होगा, मध्य विद्यालय मध्य विद्यालय हो गया। और तो ये तो तो सर बहुत ये अच्छी सब चीज़ है। स्थापना गाँव में भी होगी ना बच्चों की? बिल्कुल स्कूल की? बिल्कुल बिल्कुल। ये शहर में स्थापना- होगा खाली? हाँ, नहीं नहीं वो बिल्कुल तो ठीक सभी है। जगह, तो ये सभी स्थापना जगह होगी कैसे सर? बता रहा हूँ मैं कि ये स्थापना का जो यदि इसके प्रक्रिया पर आप जाएंगी मैम तो इसको समझने के लिए फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये गांव की प्रक्रिया है। गांव में जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनके तरफ से गांव के लोग अपना ये आवश्यकता बताते हैं उनको। जनप्रतिनिधि एक अपनी बैठक में जिसको कहते हैं प्रखंड लेवल पर जो बैठक होती है वहाँ प्रस्ताव पारित करते हैं। वो प्रस्ताव आता है, फिर कहाँ आता है और उस प्रस्ताव जब पारित हो बैठक होती है उसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी होते हैं। अच्छा, प्रखंड शिक्षा हाँ, पदाधिकारी। वो रहते हैं। वो ये इस चीज़ को आकलित करते हैं, आकलन करते हैं कि यहाँ वास्तव में विद्यालय की आवश्यकता है। फिर उसका प्रस्ताव यहाँ भेजते हैं। प्रस्ताव यहाँ से स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत करके फिर उसको वहाँ पर क्रियान्वित करने के लिए उनको अधिकृत किया जाता है। अब ये स्थापित होता है जब योजना में स्वीकृत हो जाता है, सैंक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, कि वहाँ पर एक विद्यालय खोला जाना है तो वहाँ पर लेकिन पर्याप्त जमीन होनी चाहिए। 20 डिसमिल का जमीन अब होना चाहिए और वो जमीन है, स्वीकृत हो गया। तब फिर उसके बाद यहाँ से जब स्वीकृत हो जाता है तो जो जिला स्तर पर हम लोग एक कमेटी बनी रहती है जो जिला परिषद के अध्यक्षता में होती है, उसको अप्रूव करते हैं और वहाँ से वो जब स्वीकृत हो जाता है उसका नोटिफिकेशन हो जाता है। वहाँ सरकार की तरफ से शिक्षक की व्यवस्था की जाती है, फर्नीचर की व्यवस्था की जाती है, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। बस इस तरह से प्राथमिक विद्यालय स्थापित हो जाता है। तो ठीक सर, ना? जो आप अभी जो बताएं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में इतनी अच्छी जानकारी बताएं, हम ये जानना चाहेंगे आपसे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चलाने के पीछे सरकार के उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही, आप जो जान रही हैं सरकार का ये उद्देश्य है कि शिक्षा सब तक पहुँचे, सभी को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और इसके लिए सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया है और जो भी शिक्षक हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी कहीं ना कहीं अच्छे शिक्षक हैं, योग्यताधारी हैं, क्वालिफाइड हैं। लेकिन उनको आवश्यकता इस बात की है कि उनको एक पढ़ाने के तरीका पर प्रशिक्षित किया जाता है। भारत सरकार निष्ठा प्रशिक्षण के तहत उनको प्रशिक्षित भी कर रही है। और निष्ठा का कई लेवल है। प्राइमरी लेवल के शिक्षकों का यानी प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का अलग से, माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का अलग से, उच्च माध्यमिक का अलग से, और ईसीसी की जो बात कर रहे हैं उसका भी प्रशिक्षण अलग से किया जा रहा है। हर एक जगह पर प्रशिक्षक तैयार किए गए और प्रशिक्षक के माध्यम से सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि हमारे बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो सर और क्या-क्या नीति चलाई जा रही है? देखिए, इसके अंतर्गत क्या है ना, भी जो कार्यक्रम है इसके अलावा बिहार सरकार भी जो इसमें है कि हर एक जगह जो स्टेट यानी राज्य सरकार को ये दिया गया है कि शिक्षा को और कैसे बेहतर बनाए। जैसे अपने यहाँ बिहार में क्या है ना कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना, हर एक बच्चे को विद्यालय में पोशाक भी मिलता है। मध्याह्न भोजन की भी सुविधा है कि सभी बच्चे स्कूल आए। ऐसा नहीं है कि कुछ जो गरीब बच्चा स्कूल नहीं आ सकता, उनको भी स्कूल आना है। अब
जो हाई स्कूल के बच्चे को, ऊपर के बच्चे को क्या है, साइकिल की भी सुविधा साइकिल दी की जाती है, व्यवस्था, जी। और बच्चियों को जो आवश्यकता अनुसार साइंटिफिक पैड वगैरह भी दिया जाता है, अच्छा, ताकि बच्चियां किसी कारण से स्कूल से वंचित नहीं हो, नहीं रहे। वो आए स्कूल में स्कूल की सुविधा प्राप्त करें, साथ साथ उनको जो भी शिक्षा देनी है सारी शिक्षा उनको दिया जाए, पर किसी परेशानी के कारण से विद्यालय ना छोड़ सकें। यदि कोई विद्यालय छोड़ता है तो उन बच्चों के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसी तरह से स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था करके उनको तो सर यही में आता है बालिका संरक्षण योजना, यही सभी है कुछ क्या? बालिका संरक्षण योजना अलग से नहीं है, लेकिन बालिका शिक्षा के लिए जो है अच्छा। इसमें विशेष रूप से ये देखा गया है, जो बच्चियां नहीं जा सकती, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोला गया है, जी। जिसमें बच्चियां आवासीय रूप से रहती हैं और उनको शिक्षा मुहैया कराई जाती है। अच्छा। आवासीय रूप से रहने का मतलब ये हुआ कि उनको रहने के साथ साथ उनके लिए निःशुल्क पेयजल, निःशुल्क बिजली की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, खाने की मतलब व्यवस्था। छात्राओं के लिए, बालिकाओं के लिए ना है ना, जो आवास की भी व्यवस्था की गई है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। और वो उसी स्कूल में जाएंगे पढ़ने, सभी बच्चों के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आवास में है। और आवास आपको एक चीज़ और बताएं, ये खाली बच्चियों के लिए तो है ही, और सरकार के यहाँ कई जगह जनजातीय आवासीय विद्यालय, बाल श्रमिक आवासीय विद्यालय, कई जगह के विद्यालय खुले हैं। अच्छा। और अभी जो है इधर निकट भविष्य में जी। 6 जिले में जो उग्रवाद प्रभावित जिले हैं वहाँ पर आवासीय विद्यालय की भी आवासीय छात्रावास की स्थापना की की गई। गई है। छात्रावास विद्यालय में अंतर क्या है ना, छात्रावास में बच्चे रहेंगे, पढ़ने जाएंगे अपने नज़दीक के स्कूल में। अच्छा। तो ये जिले हैं बिहार में, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर और पटना। वाह, ये पटना तो में जो है शहरी अभिवंचित वर्ग के बच्चे, अभिवंचित वर्ग इनको कहते हैं, कूड़ा करकट चुनते हैं, अनाथ बच्चे जो हैं, जी। जो कहीं ना कहीं माने क्या कहते हैं, उनका अभिभावक नहीं, अभिभावक विहीन बच्चे हैं, या ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चे हो जाते हैं, इन सारे बच्चों को लेकर के आवासीय रूप से रख करके, चूँकि इनको कहीं ना कहीं खाने पीने की भी दिक्कत है, विद्यालय जा नहीं पाते इस कारण से कि उनको मूलभूत सुविधा उनके पास नहीं है, व्यक्तिगत सुविधा जो मिलनी चाहिए, तो उनको रख कर आवासीय छात्रावास में रख करके उसके बाद उनको निःशुल्क पेयजल, निःशुल्क भोजन, आवास, कपड़ा सब दे करके उसके बाद उनको स्कूल भेजते हैं और उनके दक्षता के अनुरूप उनके इसके आशा पूरा करते हैं। ठीक है जी। और तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप बात करेंगे ना, जी। तो सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं। अच्छा। जो भी बच्चा स्कूल जाने के योग्य है, जी। स्कूल जाने का उम्र है, जी। वो स्कूल में रहे। इसके लिए जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के सरकार की तरफ से एजेंसी भी लगाए गए। अब अच्छा। जैसे एक कार्यक्रम में आप देखे होंगे, टोला सेवक का नाम सुने होंगे ना, टोला सेवा। टोला सेवक, ये कौन ये होता केंद्र है, उत्थान केंद्र एक है। पहले ये चलता था कि जो अच्छा। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं कुछ टोलों में, विशेष करके जो हमारे अभिवंचित वर्ग के बच्चे हैं, जिसको महादलित समुदाय के बच्चे हैं, उन्हीं समुदाय से जुड़े हुए बच्चे हैं जो कि टोला सेवक के रूप में कार्य करते हैं, वहाँ जो पढ़ लिख लिए जी। हैं। और उनका काम क्या होता है कि वो बच्चों को विद्यालय अवधि में यदि बच्चे घूम रहे हैं तो सर्वे करके उनको लाते हैं और विद्यालय तक पहुंचाते हैं और देखते हैं कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव तो नहीं हो रहा है। यदि भेदभाव हो रहा है तो उसकी शिकायत वो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से करते हैं और समस्या का निवारण भी कराते हैं। और बच्चे वहाँ नियमित रूप से जाते हैं, उनकी भी शिक्षा में प्रगति होती है और वो भी समाज के हाशिए पर, समाज में के मुख्य धारा में आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हम लोग प्रत्येक वर्ष सालाना सर्वे भी होता है। अच्छा, सर्वे भी हाँ, सर्वे भी होता है विद्यालय। पॉइंट नोट। बिल्कुल बिल्कुल, सर्वे करके ये पहचान की जाती है कौन कौन बच्चा है विद्यालय से बाहर है, जो नहीं जा रहा है। विद्यालय से बाहर कौन है, दो तरह का बच्चा हो गया, कौन है अनामांकित हो गया, जो कभी स्कूल नहीं गया। तो सर्वे के करने के बाद क्या है कि शिक्षकों को एक बनाया गया, प्रत्येक विद्यालय में एक हेल्प डेस्क बना दिया गया। ठीक है, हेल्प डेस्क में क्या है कि शिक्षक ये देखते हैं कि कौन से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कोई भी आदमी जाकर वहाँ नाम बता सकता है कि फलाना, जैसे आपका भाई स्कूल नहीं जा रहा है, जी बिल्कुल, उससे छोटा भाई स्कूल नहीं जा रहा है, तो उसका नाम वहाँ लिखा देंगे। शिक्षक पेरेंट्स के साथ यानी अभिभावक के साथ मीटिंग करके उसको लाने का प्रयास करें। और उसके बाद भी किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं आ रहा है, कोई खास कारण से है, तो उसके लिए व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाती है। सर धर्मेंद्र सर, सबसे पहले सर हमारे गांव घर के दर्शकों को एक अच्छा सा सर मैसेज सर दे दें आप। हम तो ये कहेंगे सभी दर्शकों से कि अपेक्षा होगी कि आप भी अपने गांव में आसपास देखें कि सभी बच्चे किसी न किसी स्कूल से ज़रूर जुड़े, चाहे वो निजी विद्यालय ही क्यों ना हो। और उनको जब स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते हैं तो उसके बाद ये ज़रूर ध्यान रखें कि घर पर ही स्वाध्याय जरूर करें, उसमें उनको सहयोग करें कि बच्चे
मुख्य धारा में जुड़ सके और साथ ही साथ विद्यालय के तरफ उनका रुझान बढ़े, और इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। हाँ, समझे जी हाँ, बिल्कुल, कितना बहुत अच्छा जानकारी मैसेज मिला। इन्होंने दिया हमारे गांव घर के दर्शकों को और हम लोग को भी दिया। जी सर, आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद। तो दर्शकों, सर तो हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी ही दी, तो सरकार द्वारा संचालित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में हमें तो जानकारी मिली ही मिली। उम्मीद करते हैं आपको भी मिले ही होंगे। अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन के फेजा रोड, पटना 8,01,। और हमारी मेल आई डी है director.dd.patna@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारे और हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले अंक में एक नए लोकगीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेघनाथ जब और लक्ष्मण से युद्ध भइल घमासान, शक्तिवान लगे लक्ष्मण के, अब कैसे बची है प्राण। हो प्रभु जी बैठल मारन सिरावा झुकाई के, प्रभु जी बैठल मारन सिरावा झुकाई के, लक्ष्मण प्राण गवाई के ना। प्रभु जी बैठल मारन सिरावा झुकाई के, लक्ष्मण प्राण गवाई के ना। इनकर चलत